हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो आई बिलीव कि आपके ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे अच्छी होती जा रही होगी। सो माय सेल्फ निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने खुद के चैनल दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। सो चैंपियंस, हमारी सीरीज चल रही है, हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड इस चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ मल्टीपल चार्जेस होते हैं, डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं, तो उनकी वजह से किसी गिवन पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है। आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट में हमने जाके बात की थी पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। तो आज हम इसी कंटेक्स्ट को आगे लेकर जाएंगे और हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में। आप सही समझ रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल मतलब कुछ पोटेंशियल सेम होता होगा किसी सरफेस पे, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक फॉर द डे इज इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको समझने में। सो देखते हैं क्या कहना चाहता है इक्वी पोटेंशियल। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। तो हम कुछ इसी तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। एनी सरफेस दैट विल बी हैविंग the equal value of electrostatic potential at every point. Like over it. तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम है, हर उस पॉइंट के लिए जो इस सरफेस पे लाई कर रहा है, डेफिनेटली सरफेस कहाँ पे लाई करेगा? सरफेस लाई करेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, बिकॉज आप जानते हैं बिना फील्ड के पोटेंशियल नहीं हो सकता। तो अगर किसी फील्ड के अंदर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, उन सारे मल्टीपल पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है और आप उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, कंफ्यूजिंग हो गया? आओ देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो लेट अस से हमारे पास इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट ए बी सी डी, कुछ नाम लिख लेते हैं इनका। बट ये गिवन है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड सिमिलरली इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो ए बी सी डी को ज्वाइन करने वाला जो भी सरफेस होगा, अब वो किसी भी शेप का हो सकता है, कुछ इस टाइप से। सो दिस काइंड ऑफ सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस सच दैट अगर यहाँ पे और भी पॉइंट्स होते, लेट अस से एक पॉइंट यहाँ पर होता, ई एफ जी एंड सो ऑन, तो इनका भी पोटेंशियल क्या होता? बिल्कुल इसी के बराबर होता। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ई का भी वही है, पोटेंशियल पॉइंट एफ का भी वही है, पोटेंशियल एट पॉइंट जी का भी वही है। सो इफ बिलियंस ऑफ पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस सरफेस, तो उस हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो होने वाला है वो सेम होने वाला है, जो भी होगा 2 वोल्ट 6 वोल्ट -2 वोल्ट वट एवर, बट होगा सेम हमेशा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब जरूरी नहीं कि ये एक्चुअल में सरफेस फिजिकली एग्जिस्ट करे, इस स्पेस में कहीं पे भी आप हाइपोथेटिकली एज्यूम कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज कि पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है किसी कंडक्टर का सरफेस हो, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है, कंडक्टर शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। बट डेफिनेटली हम सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करके भी कुछ सरफेस बनाते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट। कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं, तो चलते हैं आगे। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। of equipotential surfaces. So first and very important property जो यहाँ पर आती है
देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ऐसा क्यों कह पा रहे हैं हम, देखते हैं इसको मैथमेटिकली। हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज सिंपली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। लेट अस हम पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहे हैं ए और बी पॉइंट्स के बीच में। हम कहना चाह रहे हैं वी बी माइनस वी ए, जिसको सिंपली हमने डेल्टा बी बोल दिया। इट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। एज्यूम करते हैं फिर से हमने एक टेस्ट चार्ज को मूव करा है यहाँ पे, तो अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करें, जितना वर्क करा टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, वो आपको क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन WAB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। बट हम जानते हैं इस डेल्टा V की वैल्यू जो होती है 0, किसके लिए, किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, फॉर एनी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली वर्क डन भी क्या होगा, इस चार्ज को मूव करने के लिए, दैट वुड बी 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आप किसी भी एक रैंडम पॉइंट से दूसरे रैंडम पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज पोटेंशियल इस पॉइंट का अगर V है तो डेफिनेटली इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा। आप पॉइंट का नाम कुछ भी A भी रख सकते हैं। सो सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इनफैक्ट मल्टीपल चार्जेस, कितने भी चार्जेस हो, आपको कहीं से भी कहीं लेकर जाने हैं, बट वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो आपको कोई भी वर्क खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी वर्क उसमें नहीं डालना पड़ेगा। सो ये मैथमेटिकली हमने देख लिया कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आपको वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए चैंपियंस, आपको यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को फंडामेंटली समझना है, बिकॉज कंसेप्ट इजी है, बट क्वेश्चन इसको कैसे यूज करने वाला है वो देख के आपको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे सिंपल से कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखेंगे आगे जाके, पहले इन प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से समझते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to an equipotential surface। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एज्यूम करते हैं ये हमारा एक सरफेस है, थोड़ा सा इसको कम इंक्लाइन लेते हैं, कुछ इस टाइप से। ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर दिस सरफेस, ABCD नाम रख सकते हैं आप, ABCD। ABCD कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब इसको भी समझते हैं मैथमेटिकली ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं। सो मैथमेटिकली चलो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है तो ये इक्विपोटेंशियल, बट जो फील्ड लाइंस है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही, रेदर वो कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है इस सरफेस के साथ, और वो एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस ABCD, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एज्यूम कर लिया कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, ABCD, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ऐसी एजम्पशन है। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा E cos थीटा, जिसका मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा है, लिखा है यहाँ पे थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास E sin थीटा।
सो ई कॉस थीटा एक कंपोनेंट विच इज अलोंग द सरफेस, ये सरफेस के अलोंग है, पैरेलल टू द सरफेस है, और ई साइन थीटा एक ऐसा कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंपल सी चीज, इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट ये जो सरफेस है हमारा वो इक्विलिब्रियम में है। ये हम सिंपली कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फोर्स करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स कितना होगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है टेस्ट चार्ज पे। और अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन भी करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू फोर्स डॉट विथ डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझ पा रहे हैं, वर्क करना पड़ेगा हमें मूव करने के लिए किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, कहाँ पर, इस सरफेस पर। बट ये पॉइंट तो वायलेट कर देता है हमारे फर्स्ट पॉइंट को, बिकॉज हमने सीखा है, हमने पढ़ा है अभी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स W इज इक्वल टू 0, तो यानी कि फोर्स 0 होना चाहिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो 0 नहीं हो सकता, फोर्स 0 होना चाहिए। और फोर्स 0 होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो ई कॉस थीटा आ रहा है ये 0 होना चाहिए। आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को 0 नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस ई कॉस थीटा की वैल्यू को 0 कर सकते हैं। तो अगर ई कॉस थीटा 0 है तो सिंपल सी बात है कि कॉस थीटा 0 होना चाहिए, और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो यानी कि हमारी जो एजम्पशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर जा रहा है वो एजम्पशन गलत होगी है यहाँ पे, बिकॉज थीटा हमेशा 90 डिग्री आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो कोई और एंगल कभी नहीं बनाएंगी, हमेशा और हमेशा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली ही क्रॉस करेंगी। सो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन रहने वाली है। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, किसी भी चार्ज के लिए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या किसी भी रीजन में बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं, बहुत पास पास भी हो सकते हैं, बहुत दूर भी हो सकते हैं। तो वही हमारा नया पॉइंट है, अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closer to each other in the region of strong electric field। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो एक दूसरे के काफ़ी पास होंगे अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। और यही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे अगर वहाँ पर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने फाइंड आउट किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है एक रिलेशनशिप दैट E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dr। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हम dV बाई dr को एक टर्म देते थे, उस टर्म का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। एंड माइनस साइन याद है आपको क्यों हमने लिखा था यहाँ पे, हमने माइनस साइन इसलिए लिखा था बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, एडवांस करता है, आगे बढ़ता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, नॉट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। तो अगर dV की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर सेम चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। ऑफ कोर्स माइनस साइन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करें बिकॉज माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही कम डिस्टेंस होना चाहिए। तो स्टेटमेंट वाइज हम यही लिखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्लोज होंगे इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला है। इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप है
दैट इज इक्वल्स टू डी आर। अगर ये गैप कम है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है लेट अस से पी के ओ आर एस एंड दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है लेट अस से ए बी सी डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है वो काफ़ी बड़ा गैप है, यहाँ पे जो गैप है वो छोटा गैप है। तो दिस इज अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड and this is the region of weak electric field. तो आप कह सकते हैं एक अच्छी एप्लीकेशन भी है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद होगा आपने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से भी हम बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और ये भी वही सेम कंसेप्ट बताना चाह रहा है जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत पास होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है स्ट्रॉन्ग, और जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन पोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा। तो हमें एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पता चल गया जो हमें चाहिए था। हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और हमें ये भी पता चल गया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे जाने वाला है। सो दैट इज़ द पॉइंट जिसमें हमने लिखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करते हैं, हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाकर देखते हैं कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। पहले हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट चार्ज के बारे में, और फिर हम बात करने वाले हैं एक डायपोल के बारे में। तो देखते हैं कैसा होता है, चलते हैं आगे। अच्छा, आगे जाने से पहले हम एक और पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, दैट कुड बी द फोर्थ पॉइंट, जो मैं सिंपली कहते हैं कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? आप ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल। अगर लेट अस से एज्यूम करते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, मैं सरफेस यहाँ पे सिंपली एक लाइन से दिखा रहा हूँ, बिकॉज एक लाइन भी क्या हो सकती है जिस पे हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल का हो सकता है। तो लेट अस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ए बी पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है। कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस से 2 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे भी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। और जो हमारा दूसरा सरफेस है जिसका नाम हमने सी डी रख लिया, एक बार इसमें कलर दूसरा ले लेते हैं हम, से ब्लू कलर से देखते हैं। इस पे हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट। टेन वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट, क्योंकि ये पॉइंट तो इस पे भी लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तो कन्फ्यूजन होगी। अब इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे जिसका नाम है के, वहाँ पे तो 2 वोल्ट वैल्यू भी लिखी जा रही है और वहाँ पे 10 वोल्ट वैल्यू भी लिखी जा रही है। ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पे वी कुड हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज सरफेस पे वैल्यू तो पोटेंशियल की एक ही रहेगी। अब ये जो पॉइंट है के पॉइंट, वो सरफेस ए बी पे भी लाई कर रहा है, वो सरफेस सी डी पे भी लाई कर रहा है। एक जगह पे उसकी वैल्यू 2 वोल्ट आ रही है और दूसरे सिनेरियो में उसकी वैल्यू 10 वोल्ट आ रही है। कैसे हो सकता है? इसलिए दो सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये फिगर है इनकरेक्ट, तो सरफेसेस को यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करना है। सो दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप को ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहले बात कर लेते हैं फॉर पॉइंट चार्ज। सो लेट अस एक पॉइंट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अच्छे से पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ ऐसे निकलता है।
एंड सेकेंडली हमने अभी फिलहाल यहाँ पे पढ़ा है कि जितने में इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनके परपेंडिकुलर होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डेफिनेटली जो सरफेस की शेप होगी दैट विल बी अ स्फीयर, या फिर हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी सिंगल चार्ज के लिए दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, और उन सारे स्फीयर्स का जो सेंटर होगा दैट विल बी दिस पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप होती है कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स, नेगेटिव चार्ज है तो भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स। डिफरेंस कहाँ जाएगा बस, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो अंदर की तरफ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था सिंगल चार्ज के लिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो एक नेगेटिव चार्ज हो। सेकेंडली हम बात करते हैं एक डाइपोल के लिए। ये इंटरेस्टिंग सा केस है। डाइपोल आप अच्छे से जानते ही हैं। एक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन का एक दूसरा चार्ज माइनस क्यू। सारी की सारी फील्ड लाइंस प्लस क्यू से माइनस क्यू तक जाती हैं कुछ इस तरीके से। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। So electric field lines coming out of a positive charge going into a negative charge, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो फील्ड होता है, इस रीजन का फील्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सारी की सारी फील्ड लाइंस उधर की तरफ जा रही हैं कन्वर्ज होते हुए। तो यहाँ पर रीजन है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, यहाँ पे रीजन है आपके पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पर भी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, एंड जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होते हैं। तो उसी फंडामेंटल के ऊपर हम यहाँ पे शेप बनाने की कोशिश करते हैं, एंड कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे दो सरफेसेस इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को कट ना करें। डेफिनेटली स्फेयर्स बनेंगे, बट अगर थोड़ी बहुत शेप ऊपर नीचे होती है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करना। यहाँ पे हम कंसेंट्रिक स्फेयर्स ही बनाने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो कुछ इस टाइप से। दूसरा स्फेयर ऑफ कोर्स इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं इस रीजन में दोनों स्फेयर काफ़ी पास पास हैं और इधर दूर हो गए हैं। तो कंसेंट्रिक टाइप के नहीं बन रहे, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्फेयर्स आर क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पे स्फेयर्स आर फार अवे। रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे चार्ज के लिए भी बना लेते हैं, एक बार कलर बदल लेते हैं इसका। ओके, सो यहाँ पे ये दूसरे चार्ज के लिए पहला स्फेयर, यानी पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सो ऑन। और बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों सरफेस कभी भी कट नहीं करेंगे। और यहाँ पर सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे सरफेसेस क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है एक सेटअप फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल को आप सिंपली प्लस माइनस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड फिगर को देखते हैं एक बार। थर्ड फिगर में हम देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, या सरफेसेस, बिकॉज मल्टीपल सरफेसेस हो सकते हैं, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बन सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम अच्छे से जानते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कुछ लाइंस बनाई हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके बीच में गैप सेम रखा जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो गैप सेम होगा और ये लाइंस कैसे होंगी पैरेलल।
तो इनके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ऑफ कोर्स हम ऐसा सरफेस बनाना चाहेंगे जो इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, बिकॉज हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमारा सरफेस कुछ इस टाइप से बन सकता है। यहाँ पे भी ये दूसरा सरफेस, ऑफ कोर्स ये कुछ पैरेलल प्लेन्स हैं, ऐसे तीसरा चौथा एंड सो ऑन। तो जहाँ तक ये फील्ड चलता रहेगा वहाँ तक आपको दो सरफेसेस, आपको वहाँ पे मल्टीपल सरफेसेस मिलेंगे। ये सरफेस है हमारे पास से ए, ये सरफेस है बी, सो दीज टू आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी, या सिर्फ फिगर को देख के हम नहीं बता सकते कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, हमें तो कुछ वैल्यू चाहिए तभी हम बोल पाएंगे। तो आपके हिंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ए सरफेस ए सरफेस बी। देखिए चैंपियंस अगेन फंडामेंटल्स ठीक है आपके, बिल्कुल आप सही सोच पा रहे हैं, आप सही आंसर दे पा रहे हैं, रीजनिंग दे पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली पॉइंट ए यानी कि सरफेस ए का जो पोटेंशियल होगा वो हायर वैल्यू का होगा, सरफेस बी का जो पोटेंशियल होगा वो लोअर वैल्यू का होगा। तो डेफिनेटली वी ए इज मोर देन वी बी, बिकॉज वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। अगर इनके बीच में गैप डी आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स इन अ डायरेक्शन of decreasing potential. So according to this reason option number C is the correct option. Alright, तो ये था आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एंड फाइनली हम एक बार देख लेते हैं एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें दो चार्जेस हैं, ऑफ कोर्स वो डाइपोल नहीं है। एक चार्ज है से +2q और दूसरा चार्ज है +q, दोनों चार्जेस अलग मैग्नीट्यूड के, सेम नेचर के हैं, तो वहाँ पे हमें कैसा दिखाई देगा। सो फोर्थ वन, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू अनइक्वल चार्जेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, या प्लेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस अपार्ट भी हो सकते हैं। तो एक +2q ले लेते हैं यहाँ पे और एक +q ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं, डबल साइज़ का दिखा देते हैं। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगी, रिपल्शन हो जाएगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे फील्ड लाइंस बाहर निकल गई, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, ये कोई न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ज़ीरो है, कैंसिल आउट हो चुका है। ये बाकी बची हुई फील्ड लाइंस, ये फिगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से ध्यान में होगा। सारा फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ निकलता हुआ दोनों ही चार्जेस के लिए, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव हैं। ऐसे अगर दोनों ही नेगेटिव होते तो डेफिनेटली फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होती। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल रीजन है, यानी कि यहाँ पे फील्ड वीक हो गया है ना। दिस इज द रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही सेम कंसेप्ट फिर से वापस आ जाता है। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में सरफेसेस जो होंगे वो दूर दूर होंगे, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेस एज कंपेयर टू द गैप इन दिस रीजन। सिमिलरली दूसरे सरफेस के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना लेते हैं। यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ये पहला सरफेस हो जाएगा, ये दूसरा सरफेस हो जाएगा, ये तीसरा सरफेस हो जाएगा। एक और बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल नहीं, छोटा नहीं, स्ट्रॉन्ग, एस का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ठीक है,
चैम्पियंस, गलती नहीं। ओके, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये था कंसेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। आई बिलीव आप अच्छे से समझ गए होंगे इनको, ठीक है। तो इनको रिवाइज कीजिए, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे हम चलेंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स को रिकॉल करेंगे, मतलब लेकर आएंगे और इन कंसेप्ट्स को भी उसमें फ्यूज़ करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए, चैनल के लिए, हमारे लिए। सो कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।